नमस्कार। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय चरखी दादरी के नारनौल रोड पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर हम पहुँचे थे तो हमने देखा चरखी दादरी की जो फ्लाइंग जो रोडवेज बस को चेक करती है, वो बस की चेकिंग कर रही थी। इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। जी, सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपकी जो टीम है वो काफ़ी चर्चित रहती है, काफ़ी कुछ उसके बारे में सुना है हमने। जी। आपकी जो टीम है उसका एक बार इंट्रोडक्शन दें, उसके बारे में हमें परिचित करवाएं। बेसिकली जो हरियाणा रोडवेज चरखी दादरी है उसमें 4 टीमें हैं। एक महाप्रबंधक महोदय की टीम है, एक यातायात प्रबंधक महोदय की, एक स्पेशल फ्लाइंग है और एक बस फ्लाइंग है तथा एक बस फ्लाइंग इसी के अंदर आती है जो हरियाणा रोडवेज चरखी दादरी के अंदर वो लवारू से ऑपरेट होती है। तो टोटल ये 5 फ्लाइंग्स हैं हमारे पास। ये जो फ्लाइंग है ये मैं खुद यातायात प्रबंधक हूँ हरियाणा रोडवेज चरखी दादरी में। तो ये मेरी फ्लाइंग के जो टीम मेंबर्स हैं ये हैं सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र दीन हैं, ये सब इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह हैं, मेरे लेफ़्ट साइड में मिस्टर सुरेश हैं सब इंस्पेक्टर, और सतवीर जी हैं ये सब इंस्पेक्टर, और ये हमारे चालक हैं सोमवीर। सर, आप जब चेकिंग करने के लिए जाती है आपकी टीम, तो जी। किस तरह से आप अपनी पूरी रणनीति बनाते हैं जिस पर आप काम कर सकें? देखिए, पहले रणनीति बनाने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं 30 जून 2021 को मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। इससे पहले मैं भारतीय वायुसेना में कार्यरत था और बीच में 10 साल का गैप था, तो उसमें मैंने समाज सेवा की। 2021 में ज्वाइनिंग के बाद चूँकि मेरे लिए नया था ये डिपार्टमेंट, तो मैंने इनकी कार्यशैली को देखा। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और पब्लिक एड में भी मैंने मास्टर्स की हुई है। तो सभी चीज़ों का सामंजस्य करते हुए, और चूँकि भारतीय वायुसेना में रहते हुए मैं स्पोर्ट्समैन था, तो स्पोर्ट्समैन में एक स्पिरिट पैदा हो जाती है कि कलेक्टिवली कैसे काम किया जाए। तो यहाँ भी जो मैंने देखा उसमें कलेक्टिवली कैसे अच्छा आउटपुट आए, उसके लिए मैंने टीम को गठित किया। और जो भी मेरे को इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर्स महाप्रबंधक महोदय के द्वारा इस कार्य के लिए दिए जाते हैं, सबसे पहला मेरा कार्य होता है कि उनको एक स्पोर्ट्समैनशिप की उनमें भावना पैदा करूं और उनसे जो भी मैं बेस्ट से भी बेस्ट ले सकता हूं आउटपुट, उसकी तरफ इंगित करते हुए उन चीज़ों को, और उनको उसी हिसाब से मैं ट्रेन करता हूं। उसके बाद जो आपने पूछा कि कार्यशैली को कैसे वो करते हो, तो ये कुलदीप जी हैं सब इंस्पेक्टर, ये हमारी टीम के इंचार्ज हैं। तो पूरा दिन इन्होंने जो काम किया उसका फीडबैक ये शाम को देते हैं। कार्यालय का काम होने के कारण मैं हमेशा इनके साथ नहीं रह पाता। ये स्वयं जाते हैं अपनी टीम को लेके। रात को लगभग 9 बजे हम डिस्कस करते हैं पूरा दिन क्या किया, क्या क्या अड़चन आई। उसके बाद हम जैसे लवारू उपकेंद्र भी हमारे अंडर है और दादरी भी, दोनों जगह का रोटा बोलते हैं उसको, रोटेशंस जो सेट होती हैं वो ड्यूटी लग जाती है 9 बजे तक। तो पहले सबसे पहले हम रोटा लेते हैं, दोनों जो ड्यूटी इंस्पेक्टर हैं कार्य निरीक्षक हैं उनसे हम रोटा लेते हैं। रोटे के हिसाब से किस साइड में कौन कनेक्टर जा रहा है, कौन ड्राइवर जा रहा है, कौन सी बस कहाँ जा रही है और कहाँ पे गबन की संभावना हो सकती है, जो इनके पूर्व का जो इनका एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा लेते हुए हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद पूरी टीम को ये बता देते हैं कि भाई सुबह वहाँ चलने का प्रोग्राम है। तो उसी प्रकार उस जो हमने कार्यशैली रात को डिस्कस की, उसी अनुरूप अगले दिन का कार्य हम प्रारंभ कर देते हैं। सर, सबसे बड़ी बात ये है कि जो दूसरों के पास ले लेते हैं, मतलब कि फर्जी पास भी उन्हें बोल सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन मामलों में क्या कार्रवाई की जाती है, किस तरह से एक्शन लिया जाता है और किस तरह से जुर्माना वसूल किया जाता है? देखिए, चूँकि मैं लीगल साइड से हूँ, मैंने एलएलबी की हुई है, तो कुछ चीज़ें आईपीसी में हैं जो सामान्य व्यक्ति को उन चीज़ों का पता नहीं होता। इसमें मैं बताना चाहूँगा 2 चीज़ें हैं। अगर कोई दूसरे का पास लेता है और उस पे यात्रा करता है फ्री, चूँकि वो पास किसी अन्य को इशू हुआ है, वही उस पे यात्रा करने के लिए पात्र है। तो आईपीसी का एक सेक्शन है 416 पर्सोनेशन, छद्म रूप धारण। अगर कोई दूसरे का पास लेता है तो वो व्यक्ति तो है नहीं जिसको पास इशू किया गया,
वो दूसरा व्यक्ति है और उसके ऊपर वो यात्रा करता है तो वो अवैध है, उसके लिए 3 साल की सज़ा का और जुर्माने का प्रावधान है। और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, वो गंभीरता को देखा जाता है कितना गंभीर इशू है वो। तो दूसरे के पास लेके हमारे कुछ युवा साथी या स्टूडेंट्स कह लीजिए वो यात्रा करते हैं, वो बिल्कुल भी गलत है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। इस टाइप का जब केस पकड़ा जाता है, हम कंसर्न प्रिंसिपल को या किसी और शिक्षण संस्था का अगर छात्र है तो प्रिंसिपल को लिखते हैं, या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है उसको लिखते हैं, उस पर जो भी तय कार्रवाई नियमानुसार बनती है वो कार्रवाई हम करते हैं। सर कई बार ऐसा होता है कि ड्यूटी में तो कोई और है, जैसे कि पुलिस विभाग की बात करें, आर्मी की करें, लेकिन उनका आईडी कार्ड जो होता है, सर्विस का आई कार्ड होता है, वो कोई और व्यक्ति यूज करता है आने जाने के लिए, तो ऐसे में उसके खिलाफ क्या कार्रवाई का प्रावधान है? देखो, अगर कार्ड ओरिजिनल है, सपोज कीजिए कार्ड आपका है और उसको यूज़ मैं कर रहा हूँ, तो ये तो हो गया पर्सोनेशन का मैटर। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि कई बार लोभवश, छोटा लोभ होता है ये, कार्ड आपका है, उसकी फ़ोटोकॉपी कर ली या फ़ोटो ले लिया उसका, उसके बाद क्या करते हैं उसका दूसरा प्रति बना लेते हैं, उसकी कलर फ़ोटोकॉपी करके लेमिनेशन करवा लेते हैं। या आजकल के जैसे पुलिस विभाग के बहुत पकड़े जाते हैं कार्ड, उसमें पुलिस के कर्मचारी दोषी नहीं होते, वो कहीं ना कहीं उनके साथ भी चीटिंग होती है। कोई दूसरा उसका कार्ड लेके और उसका क्लोन करके और प्लास्टिक का कार्ड बना लेता है, दैट इज़ फोर्जरी। 463 आईपीसी फोर्जरी को डिफाइन करती है और 464, 465, 67 तक ये धाराएं हैं, इसमें 7 साल तक की कैद हो सकती है। तो ये बहुत ही गलत एक वो है, नीति है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस टाइप के जो कार्ड हमारी टीम द्वारा पकड़े जाते हैं उनके लिए हम पुलिस मुख्यालय को भी लिखते हैं और कंसर्न एसपी को भी लिखते हैं, और जो तय कार्रवाई उस पर होती है वो तय कार्रवाई हम करते हैं, और टाइम का कैलकुलेशन करके कि कितने दिन तक इस कार्ड का इसने मिसयूज़ किया होगा उसके ऊपर उसी हिसाब से जुर्माना लगाते हैं। तो मेरी ये एक तरह से निवेदन है आम पब्लिक से भी कि इस तरह का पर्सोनेशन का, छद्म रूप धारण का और फोर्जरी का ये कार्य न करें। इससे न केवल विभाग को वित्तीय नुकसान होता है, उसकी जो बंदा इस टाइप का कार्य करता है उसकी छवि और उसके है पहले छोटी होती है फिर बड़ी होती है, और वो कहीं ना कहीं समाज के लिए भी घातक होता है। तो मेरा ये पुनः करबद्ध निवेदन है कि इस टाइप का कार्य न करें। जी सर, आपकी टीम की अगर बात की जाए तो आप लोगों को निर्देश कहाँ से मिलता है जिस पे चल के आप आगे जो कार्रवाई अमल में लेके आते हैं? देखो, सेंट्रली मुख्यालय से निर्देश मिलते हैं हमें। मुख्यालय हमारा चंडीगढ़ सेक्टर 17C में है। हमारे ACS साहब द्वारा, हमारे DST साहब द्वारा, निदेशक जी द्वारा बार बार कमर्शियल ऑफिसर्स की मीटिंग होती है, उसमें भी निर्देश दिए जाते हैं और लिखित रूप में भी बार बार निर्देश आते रहते हैं। उन्हीं निर्देशों की पालना में हम कार्य करते हैं। स्थानीय स्तर पर अगर बात करें तो हमारे महाप्रबंधक महोदय हैं, वो भी हमें निर्देश देते रहते हैं। महाप्रबंधक के बाद यातायात प्रबंधक आता है, तो मैं भी अपनी फ्लाइंग के साथ साथ जो अन्य फ्लाइंग मेरे मातहत हैं उनको भी मैं बार बार निर्देश जारी करता रहता हूँ। अब नई चीज़ें कुछ इंट्रोड्यूस होती रहती हैं, जैसे पीछे आधार कार्ड आया तो आधार कार्ड का हार्ड कॉपी होती थी। जनरली जो पुराने इंस्पेक्टर्स हैं उनको डिजी लॉकर के बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने यहाँ आने के बाद डिजी लॉकर के बारे में उनको बताया। अगर कोई वृद्ध बुजुर्ग डिजी लॉकर के माध्यम से आपको आधार कार्ड दिखाता है तो उसको मान्य करें, क्योंकि 50% का कंसेशन होता है अगर उसकी एज 60 और 65 से ज़्यादा है, तो उसी अनुरूप वो डिजी लॉकर के माध्यम से भी हम उसको मान्य करके और उसको कंसेशन को वो करते हैं अप्रूव। तो बार बार इस टाइप के निर्देश मुख्यालय द्वारा, हमारे सीनियर टॉप ब्रास जो अफसर्स हैं उन द्वारा, महाप्रबंधक महोदय द्वारा एंड समय मेरे द्वारा, मेरे मातहत जो फ्लाइंग के बंदे हैं उनको दिए जाते हैं। सर, जो सवारियां जो होती हैं, जो यात्राएं करते हैं हरियाणा रोडवेज की बसों में, उनके लिए सबसे बड़ा एक सवाल होता है कि आखिर जो हरियाणा रोडवेज जो है वो कौन कौन सी कैटेगरियों को फ्री पास की सुविधा देती है?
देखिए, अब यहाँ पे सारी कैटेगरीज को तो डिस्क्राइब कर पाना मेरे लिए भी कठिन होगा, लेकिन सबसे पहले अगर लें तो स्कूली और कॉलेज की जितने भी छात्राएं हैं, गवर्नमेंट ने उनको फ्री कर रखा है। अर्जुन अवार्डी जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको फ्री कर रखा है। 60 से ज़्यादा की महिला और 65 से ज़्यादा का पुरुष, उसको 50% का कंसेशन है। दिव्यांग लोगों को उनकी डिसेबिलिटी के अनुरूप कंसेशन है। सैनिक जो पूर्व सैनिक हैं उनकी डिसेबिलिटी के अनुसार अगर वो वार के टाइम, इंसर्जेंसी के टाइम अगर वो घायल हुए हैं और उनकी जो डिसेबिलिटी है वो 30% से ज़्यादा है तो उनको कंसेशन दिया जाता है। इसी प्रकार टोटल 48 कैटेगरीज हैं जिनको हरियाणा सरकार ने कंसेशनल रूप में यात्रा करने के लिए अधिकृत किया हुआ है। अब इसमें एक चीज़ और आती है, 48 कैटेगरीज को तो हम कंसेशनल रेट पे किसी को 100%, किसी को 50% कंसेशन के साथ यात्रा का के लिए अधिकृत करते हैं। हमारा जो ये रोडवेज का जो कार्य है वो दोनों स्वरूप का है, वाणिज्य प्लस सेवा। तो जो 48 कैटेगरीज तो सेवा के रूप में आ गई और उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट या आधे उसमें यात्रा करवा रहे हैं। बाकी जो यात्री बच गए वो तो पेड हैं, 100% उनको यात्रा पत्र लेना पड़ेगा पैसे दे के। तो मेरा ये भी निवेदन है कि जिन व्यक्तियों के लिए गवर्नमेंट ने और हमारे टॉप ब्रास अफसर्स ने 50%, 70%, 100% जो यात्रा का उनको सुविधा दी है फ्री में करने की, वो यात्रा किस तरह से आगे बढ़ती रही, वो है डिपेंड करता है कि हमारे और यात्री पूर्ण रूप से टिकट लें तो ये वाणिज्य का काम भी चलता रहेगा और सेवा का कार्य भी चलता रहेगा। तो मेरी ये विनती और निवेदन है कि भाई केवल सरकारी बस है ऐसा सोच के फ्री में यात्रा करने की कोशिश न करें। जो अधिकृत किराया है, गवर्नमेंट द्वारा तय किया गया है, वो किराया अवश्य दें। परिचालक महोदय कई बार छूट जाता है किसी से पूछना टिकट ली कि नहीं ली, तो ये हमारा भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है यात्री का भी। अगर उसकी नज़र में नहीं आया वो यात्री तो वो समय ये बोले कि भाई मेरे को यात्रा पत्र दे दीजिए और पैसे ले लीजिए। अब बात की जाए सवारियों की, जी, आम जनता की, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता के लिए ये संदेश देना चाहूँगा, वैसे तो हमारे जो टॉप ब्रास अफसर्स हैं बार बार निर्देश देते रहते हैं, मैं स्वयं भी मेरी टीम भी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के बिहेवियर के ऊपर उनको जागरूक करते रहते हैं। अगर उनका बिहेवियर रूड है तो उसकी शिकायत करें, हर बस में शिकायत नंबर लिखा हुआ है। और आम जनता से मेरी ये विनती है, क्योंकि जो कंडक्टर परिचालक कार्य करता है उस पर ये एक नॉर्मल कार्य नहीं है। 8 घंटे से ज़्यादा भी कभी ड्यूटी हो जाती है रोटेशन के हिसाब से, नहीं तो 8 घंटे तो गवर्नमेंट ने तय कर रखी है। 8 घंटे तक पब्लिक डीलिंग करता है वो। कई बार ज़्यादा सवारियाँ भी हो जाती हैं, भीड़ अत्यधिक होने के कारण उसको टिकटें बनाने में भी परेशानी होती है। फिर पब्लिक डीलिंग में क्या है, हर यात्री का व्यवहार भी अच्छा नहीं होता। कई बार ऐसे यात्री भी मिल जाते हैं कि भाई वो गलत व्यवहार कर देते हैं। अगर गलत व्यवहार करते हैं तो उसका भी मूड ख़राब हो जाता है। तो बट नेचुरल बीइंग ए ह्यूमन बीइंग वो भी कई बार गलत बोल देता है। तो दोनों को सामंजस्य बैठाते हुए एक अच्छी तरह उनकी यात्रा कंप्लीट हो और वो भी अपनी जो ड्यूटी का निर्वहन है वो अच्छी प्रकार कर सके। उनको भी सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, यात्री को भी परिचालक के साथ। और परिचालक और चालक को भी हम समय समय पर निर्देश देते रहते हैं कि महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ, दिव्यांगों के साथ व अन्य यात्रियों के साथ भी सद्व्यवहार करें ताकि उनकी यात्रा भी सुगमतापूर्ण पूरी हो सके और भाई कोई अड़चन भी न आए, आपस का सौहार्द भी बना रहे। जी, जैसा कि काफ़ी ऐसी बातें यहाँ हुई हैं बातचीत के दौरान जो यात्रियों को पता नहीं थी। टीम से भी हम बातचीत करने वाले हैं कि आखिर उनका व्यवहार, आम यात्रियों का कैसा व्यवहार होता है, उनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी, आपका नाम? सुरेंद्र दीन जी। सुरेंद्र दीन जी, एक बात बताइए कि अगर बात करें डेली दिनचर्या की, आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जी, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जी भी कई बार भीड़ हो जाती है और बच्चे टिकट नहीं लेते, उनकी ज़्यादा चुनौती आती है जी। बाकी यात्रियों का व्यवहार भी ठीक होता है
और हम भी यही कोशिश करते हैं कि हमारा व्यवहार भी ठीक रहे, और हर चालक परिचालक ये कहते हैं भाई सवारियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, और जो यात्री नए टिकट ले उसके लिए उस यात्री को बोले भाई टिकट ले। अगर फिर भी यात्री झगड़ा करता है या वो करता है तो कहीं पुलिस प्रशासन की मदद लें। जी, कुछ और टीम के कर्मचारी भी हैं, उनसे हम बातचीत करने वाले। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? कुलदीप सिंह नाम है जी मेरा। कुलदीप जी, एक बात बताइए, अगर किसी कारणवश अगर आप चेकिंग करने गए हुए हैं और वहाँ पर आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो आपके क्या राइट्स है, क्या अधिकार है, कानूनी सहायता आप कैसे ले सकते हैं? हम हरियाणा में तो 112 नंबर पर फ़ोन करते हैं, बुलाते भी हैं। हमारे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करता है तो, और पुलिस आकर हमारी मदद भी करती है। और जुर्माना बनता है, वो जुर्माना दिवाते हैं। उसके बाद में कोई जुर्माना नहीं देता है तो उसको हम लिख के दे देते हैं उसको कार्यालय में। इसके खिलाफ में जो भी आपकी कार्रवाई हो, इसने हमारे साथ सरकारी कार्य में बाधा डाली है और हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। जी सर, एक बात बताइए, कितना कलेक्शन आपकी टीम करती है? देखिए, कलेक्शन का कोई फिक्स तो है नहीं कि इतनी करती है, लेकिन पिछले 8वें महीने से 8/2021 से लेकर अब तक मेरे पास ये दायित्व है, तो काफ़ी प्रयास किया हमने अच्छा हो, और लगभग उसके बड़े अच्छे परिणाम आए हैं। लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ तो हमारा 10 टाइम हो जाता है। और फ्रॉड केसेस पकड़ते हैं हम, अगर इस माह की बात करें तो 95 रुपीज़ का एक फ्रॉड केस, 150 का दूसरा, 980 980 का तीसरा, और 880 रुपये का चौथा। 4 फ्रॉड केस हम इस महीने में पकड़ चुके हैं, और लगभग 62,000 रुपये 10 टाइम कलेक्ट कर चुके हैं। इस महीने में 10 टाइम थोड़ा कम है मेरी नज़रों में, क्योंकि इलेक्शन ड्यूटीज़ थी, तो 4 दिन तो इलेक्शन ड्यूटीज़ थी, उससे पहले रिहर्सल थी, तो मेरी टीम के चारों मेंबर इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई थी, तो मीन्स 1 वीक तो इसमें काम हुआ ही नहीं इस महीने में। सर, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हमारा कि अगर आपकी टीम कहीं चेकिंग करने के लिए जाती है और किसी विद्यार्थी के पास टिकट नहीं है किसी कारणवश से, तो आपकी टीम के पास क्या क्या अधिकार है उससे जुर्माना वसूल करने के लिए? देखिए, अगर कोई छात्र बगैर टिकट मिलता है तो वो बगैर टिकट ही माना जाएगा, और मिनिमम जो सरकार ने और मुख्यालय ने इसके लिए तय किया है वो 500 रुपीज़ जुर्माना है। लेकिन वो स्टूडेंट है, उसके पास कॉलेज का आई कार्ड है या कोई अन्य पहचान पत्र है जिसे ये सिद्ध हो जाए कि ये कॉलेज का स्टूडेंट है, और इसने पास बनवाया हुआ है, भूलवश वो पास नहीं लेके आया, तो हमारी टीम उसको कुछ नहीं कहती, उसको छोड़ देती है। इतना अवश्य कहते हैं कि भाई कल बस स्टैंड पे आके पास दिखा जाना, ठीक है। चूँकि एक अंकुश लगे, कई बार क्या होता है, छात्रों का समूह है और 4 छात्र ऐसे हैं जिनके पास विद्यमान है, एक छात्र ऐसा है जिसके पास विद्यमान नहीं है, तो कई बार भूलवश छात्र छोड़ जाता है, तो छात्रों के ऊपर हम बहुत ज़्यादा कड़ाई से वो नहीं करते। अगर हमारी टीम के बंदों को ये हो जाता है कि भाई ये भूलवश इसका पास रहेगा, तो निश्चित रूप से हम उसको छोड़ देते हैं, केवल इंस्ट्रक्शन दे के कि भाई आइंदा ऐसा न करें। अगर मान लीजिए सर कोई छात्र है उसके पास नहीं है, उसने अपना पास नहीं बनवाया, ऐसे में अगर आपकी जो फ्लाइंग की टीम है, फ्लाइंग की जो टीम उसे पकड़ लेती है, तो ऐसे में उससे जुर्माने की रिकवरी करने के लिए, जुर्माना वसूल करने के लिए आपकी टीम के पास क्या अधिकार है? अधिकार ये है कि 112 को बुलाते हैं, अगर वो अनायड होता है तो 112 को बुलाते हैं, उसको दे देते हैं। अदरवाइज़ हमारी टीम उसके जो भी आई कार्ड वगैरह है उसके फ़ोटो ले लेते हैं, और कंसर्न प्रिंसिपल को, जैसे फ़ोटो भी केवल आई कार्ड नहीं लेते हम, उसका मैच भी करते हैं दूसरी आईडी के साथ, आधार कार्ड के साथ, उसका फ़ोटो ले लेते हैं। वैसे बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन जब होता है, एक आध बार आया है मेरे सामने भी, तो हम पत्र जारी कर देते हैं उसके प्रिंसिपल को भी, एज वेल एज उसके घर पे भी, तो उसके घर वाले आ जाते हैं, प्रिंसिपल भी उसको बोलता है भाई 500 रुपीज़ जो जुर्माना है, तय जुर्माना, आपने गलत काम किया है, आपके पास बनवाया नहीं, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा कर रहे हैं, तो वो पे कर देते हैं जर्नल स्टूडेंट्स आके। अगर इस टाइप का कोई स्टूडेंट मिलता है तो वो पे कर देता है जी। ऐसे में सर स्टूडेंट्स की अगर कोई प्रॉपर्टी है, चाहे घड़ी की बात करें, फ़ोन की बात करें, जूते, शर्ट, क्या ये चीज़ें लेना क्या फ्लाइंग के अधिकार क्षेत्र में आता है? नहीं, ये बिल्कुल अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। जो कानूनी तय कार्रवाई बनती है वही कानूनी कार्रवाई करते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है प्रैक्टिकल रूप में, कई बार छात्र समय ये बोल देता है जी मेरे पास जुर्माना नहीं है, आप मेरी फलां वस्तु रख लीजिए और हम आके ले लेंगे और 500 रुपये दे देंगे, तो उसकी जो
वर्डिंग्स हैं उनसे ही फ्लाइंग वालों को डेली का काम है, इनका पता लग जाता है ये भाई सच्चा है या झूठा है। तो इस टाइप के व्यक्ति का मतलब स्टूडेंट है वो हम रखते नहीं, वो आके अपने आप खुद जुर्माना अदा कर देता है। और कुछ ऐसे शरारती तत्व भी मिलते हैं जो ना तो स्टूडेंट हैं और ना ही उनके पास कोई आईडी है। प्रैक्टिकल ये भी होता है कि जो इस टाइप के शरारती तत्व होते हैं वो अपना फ़ोन और आईडी किसी सह यात्री को दे देते हैं, तो उसको हम पकड़ लेते हैं। और उसका यही है कि 112 पे फ़ोन करो, विद इन 10-12 मिनट गाड़ी आ जाती है। नियर बाई पुलिस चौकी होती है तो पुलिस चौकी पे दे देते हैं। मैंने सेट निकाल रखा है, इस सेट रहता है गाड़ी में, तो उसमें बहुत कुछ ज़्यादा टाइप नहीं करना पड़ता, केवल लिखना नहीं पड़ता, टाइप्ड है वो। खाली स्थान छोड़े हुए हैं, बस नंबर, कहाँ से कहाँ तक की यात्रा, यात्री का नाम वो भर के और पुलिस स्टेशन में दे देते हैं। पुलिस कार्रवाई करती है और कई बार कार्रवाई हुई है ऐसे। 112 को बुलाया क्योंकि कई बार तो शरारती तत्व हो जाते हैं 4-4, 5-5, तो हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आ जाती है 112, उनको कंट्रोल करते हैं, उनसे फाइन दिलवा के वो चले जाते हैं। और जो भी तय कार्रवाई बनती है कई बार कार्रवाई भी करते हैं। सर हमारा आखिरी सवाल है, जी। अगर यात्रियों के साथ किसी फ्लाइंग के कर्मचारी या फिर चालक परिचालक के द्वारा अगर दुर्व्यवहार किया जाता है तो ऐसे में जो सवारियां जो है, जो यात्री जो है, वो अपनी शिकायत कहाँ करवा सकते हैं? देखिए इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो बस में ही नंबर है, शिकायतें मैं डील करता हूँ डायरेक्टली और काफ़ी शिकायतें आती हैं। हमारे कार्यालय का नंबर भी लिखा हुआ है, डीआई का नंबर भी लिखा हुआ है, ईमेल आईडी भी लिखी हुई है। और आजकल तो नेट का ज़माना है तो हर जगह ईमेल आईडीज़ हैं, मुख्यालय की भी, महाप्रबंधक की भी। वो कहीं से भी लेके शिकायत करते हैं। जो भी दुर्व्यवहार की शिकायत आती है बड़े सीरियस तरीके से हम उसको लेते हैं और उसका निपटारा करते हैं। और जो भी शिकायत करता है उसकी संतुष्टि का पूरा प्रयास करते हैं कि वो संतुष्ट हो अपनी शिकायत से। चरखी दादरी से ट्रैफिक मैनेजर दीपक कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हमने बातचीत की है क्योंकि हम यहाँ आए तो फ्लाइंग जो है वो गाड़ी की चेकिंग कर रही थी। एक बार तस्वीर आप देख लीजिए, हरियाणा रोडवेज की बस रुकी हुई है और फ्लाइंग की जो टीम है उस टीम के कर्मचारी जो हैं वो इस बस की चेकिंग कर रहे हैं। ट्रैफिक मैनेजर दीपक कुमार जी का कहना है कि जो सवारियां जो हैं वो अपने अधिकारों को जाने। सवारियों से हमने बातचीत की है ना, है कि जो आमतौर पर जो फ्लाइंग बस को चेक करती है उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा रहता है। इस तरह की कोई ऐसी नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करें तो अभी तक हमें सुनने को नहीं मिली है। सवारियों का साफ साफ कहना है कि इनका व्यवहार काफ़ी सरल रहता है और अच्छे से गाड़ी में टिकटों को चेक किया जाता है। अगर कोई यात्रा गलत तरीके से करता है या जिनके पास टिकट नहीं होती उनसे अच्छे से जुर्माना भी वसूल किया जाता है। बस रुकी हुई है और फ्लाइंग जो है गाड़ी को चेक कर रही है। ये फ्लाइंग के जो कर्मचारी है इनका व्यवहार कैसा रहता है? इनका अच्छा है जी। हम तो जैसे सफ़र करते हैं तो 2-3 बार मिले हैं, जैसे तो ठीक टिकट चेक करते हैं और जो टिकट नहीं लेते उनको तो और जाना भरना पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सवारियां जो होती हैं उनके साथ इनका मिसबिहेव होता हो? नहीं जी, ऐसा तो नहीं है, मैंने तो देखा नहीं कभी। आप पुलिस विभाग में? हाँ, जो फ्लाइंग की अब रुकी हुई है बस और फ्लाइंग वाले गाड़ी को चेक कर रहे हैं, इनका व्यवहार आमतौर पर कैसा रहता है? ठीक रहता है सर। सवारियों के साथ कोई मिसबिहेव तो नहीं करते? मैं तो नहीं देखा सर ऐसे। कहाँ जा रहे हो? जी झोझ जा रहे हैं। जो जा रहे हैं तो फिर कैसे यात्रा कर रहे हो? कनेक्टर तो बता दी थी, मेरे पैसे गिर गए इसलिए हम फिर यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे में जो फ्लाइंग वाले यहाँ कर्मचारी मौजूद हैं, इन्होंने आपके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं जी, हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। और आपसे जब टिकट के लिए पूछा तो इन्होंने कुछ कहा आपको? नहीं जी। कहाँ जा रहे हो? कुब्जा नगर। कुब्जा। अब गाड़ी रुकी हुई है और फ्लाइंग वाली गाड़ी को चेक कर रही है। क्या इससे पहले भी कभी आपने फ्लाइंग मिली है रास्ते में? हाँ मिली है बहुत बार। इनका व्यवहार कैसा रहता है? व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, कोई इशू नहीं है, सब अच्छा है। ऐसा तो नहीं है कि सवारियों के साथ ये बदतमीजी करते हैं? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।